हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं बर्नौली इक्वेशंस के बारे में। ये बहुत ही ऐसा कह सकते हैं कि कॉमन टॉपिक है डिफरेंशियल इक्वेशन का, और ये बहुत ही इजी टॉपिक्स भी कह सकते हैं। जैसे कि आप सभी को पता होगा कि हम लोग सेमेस्टर 2 का जो कंप्लीट कोर्स है वो यूट्यूब पे प्रोवाइड करवा रहे हैं। कुछ डेमो क्लासेस आपको यूट्यूब पर मिलेंगे। पूरा कंप्लीट कोर्स के लिए आपको हमारा कोर्स ज्वाइन करना होगा, जिसमें हम लोग बहुत ही मिनिमम फी में पूरा सेमेस्टर 2 का बहुत ईजी वे में, बहुत सरल शब्दों में कह सकते हैं कि पूरे कोर्स को एक्सप्लेन किए हुए हैं। आपको एक बात पता है, अगर आप YouTube पे सर्च करते हैं बर्नौली इक्वेशंस तो आपको यही टॉपिक 5 मिनट, 6 मिनट, 7 मिनट के वीडियोस पे बताए गए हैं। आप वहाँ से भी समझ सकते हैं, लेकिन बहुत से बच्चों को क्या होता है कि बहुत सारी समस्याएं होती है कि सेम टॉपिक्स में बहुत सारा प्रॉब्लम्स होता है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं कि उस चीज़ से हटकर यहाँ पे बहुत अच्छे से हम लोग समय लेंगे। लाइव क्लास भी होता है हमारे ऐप में, और बहुत अच्छा से हम लोग समय लेकर के एक टॉपिक को डिस्कस करते हैं। तो उसी कड़ी का एक टॉपिक है ये बर्नौली इक्वेशंस। बर्नौली इक्वेशंस को पढ़ने से पहले मैं बताऊं कि हमने आपको पिछला जो चैप्टर पढ़ाया था लीनियर इक्वेशंस इन वाई, लीनियर इक्वेशंस इन एक्स, हमने लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ा था। अब लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन से ही आगे बढ़ते हुए हम लोग बर्नौली इक्वेशंस पढ़ते हैं। बर्नौली इक्वेशंस भी क्या है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का ही एक टाइप्स है। तो कैसे टाइप्स है, तो थोड़ा सा पहले हम आपको रिकॉल करवाएं कि हमने पिछले क्लास तक पढ़ा था dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू। क्लियर है, जहाँ पे p क्या होता था, फंक्शन ऑफ x या कांस्टेंट, q क्या होता था, फंक्शन ऑफ x या कांस्टेंट। तब हम लोग जाकर के इस टाइप के डिफरेंशियल इक्वेशन को कहते थे कि ये डिफरेंशियल इक्वेशन लीनियर है। दिस इज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन y, ये डिफरेंशियल इक्वेशन लीनियर है y में। क्यों y में, क्योंकि यहाँ पे y डिपेंडेंट वेरिएबल है। डिपेंडेंट वेरिएबल क्यों, क्योंकि y का डिफरेंशिएशन हो रहा है। क्लियर है बात, y डिपेंडेंट वेरिएबल है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल x है। ये क्या चीज़ है, डिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, हम क्या बात कर रहे हैं, ये सभी चीज़ों को मैंने स्टार्टिंग के क्लास से बहुत अच्छे से डिस्कस किया हुआ है। क्लियर, तो आप स्टार्टिंग का क्लास देख सकते हैं कि मैं क्या बोल रहा हूँ यहाँ पे। तो बात कर रहे हैं भाई dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू, ये एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्म था। तो इस टाइप के लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हम क्या यूज करते थे, एक इंटीग्रेटिंग फैक्टर यूज करते थे। इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता था जी, आपको पता होना चाहिए कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो होता था वो होता था e टू द पावर इंटीग्रेशन p dx। और ये क्यों यूज करते थे ये भी मैंने बता रखा है। अच्छा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर ये चीज था। अब आपको पता है कि इस डिफरेंशियल इक्वेशन का जो जनरल सॉल्यूशन है, अब किसी के बच्चे के मन में डाउट होगा कि जनरल सॉल्यूशन क्या है। तो मैंने जनरल सॉल्यूशन, पर्टिकुलर सॉल्यूशंस या फिर जो भी सॉल्यूशंस है मैं पहले ही बता रखा हूँ स्टार्टिंग के क्लास में कि जनरल सॉल्यूशन होता क्या है। तो इस टाइप का डिफरेंशियल इक्वेशन का जो जनरल सॉल्यूशन होता था, अगर आपको याद हो तो मैंने समझा रखा था कि इसका चूंकि ये लीनियर है y में, तो इसलिए इसका जनरल सॉल्यूशन होता था y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर विथ रिस्पेक्ट टू dx एंड दिस इज इंटीग्रेटिंग कॉन्स्टेंट। तो ये अपना होता था। अब इसमें हम लोग क्या q का वैल्यू पुट करेंगे, यहाँ पे y के तो दिया हुआ है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर का वैल्यू पुट करेंगे, इसको इंटीग्रेट करेंगे, जो रिजल्ट होगा हमारा वो रिजल्ट क्या होगा, इसका जनरल सॉल्यूशन होगा। क्लियर है बात, तो ये चीज़ हमने सीखा था लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में। ठीक है, अब इसी से आगे बढ़ते हुए हमने पढ़ा था लीनियर इक्वेशंस इन अनदर फॉर्म। लीनियर इक्वेशन जरूरी है कि y में ही रहे, x में भी हो सकता है, z में भी हो सकता है। तो अगर यही लीनियर इक्वेशन भाई ऐसा हो, किस तरीके से, dx बाई डी वाई प्लस p डैश x इज इक्वल टू q डैश, यहाँ पे चेंजेस कहाँ पे आ गया, ये अभी भी लीनियर है। देखिए लीनियर क्या, फर्स्ट डिग्री वाली बात है, फर्स्ट डिग्री फर्स्ट ऑर्डर। तो यहाँ पे अभी भी लीनियर है, लेकिन चेंज है कि अब भाई x क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल। जो क्यों डिपेंडेंट, क्योंकि इसका डिफरेंशिएशन हो रहा है y के रिस्पेक्ट में। तो ये आपको पता है कि ये भी एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, बट दूसरे फॉर्म में है। तो इसका जो आपका जनरल सॉल्यूशन होगा वो क्या होगा, अगर इसके लिए इंटीग्रेटिंग फैक्टर की बात करेंगे तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा, e टू द पावर p डैश क्या भाई, p डैश के साथ dy। क्यों dy, क्योंकि dy के। अब आपको पता है कि ये जनरल सॉल्यूशन क्यों होता था, मैंने इसको भी समझा रखा है कि आखिर ये जनरल सॉल्यूशन यही क्यों होता था, और इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट हम लोग यहीं पे क्यों दे देते हैं। अभी तो एक इंटीग्रेशन का सिंबल है और इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट आ गया, क्यों आ गया, तो इन सभी चीज़ों को मैंने पिछले क्लास में डिस्कस कर रखा है, आप वहाँ से देख सकते हैं। बात क्लियर है। तो देखिए इसके लिए इंटीग्रेटिंग फैक्टर अपना ये हो गया e टू द पावर इंटीग्रेशन p डैश dy। अब इसका जनरल सॉल्यूशन की बात करेंगे हम लोग, तो जनरल सॉल्यूशन क्या होगा इसका, x, चूंकि ये x में लीनियर है तो x इंटू क्या होगा भाई, इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q डैश इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, और यहाँ पे dy के रिस्पेक्ट में प्लस इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट। तो ये अपना होता है क्या, अपना जनरल सॉल्यूशन उस टाइप के डिफरेंशियल इक्वेशन का। बात समझ में आया बात। अब देखिए थोड़ा सा हम लोग और आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा अगर इसी में चेंजेस कर दिया जाए, क्या चेंजेस कर दिया जाए, देखिए
अगर मैं आप सभी से पूछूं कि यहाँ पे जो मैंने लिखा हुआ ये सब हम पिछला क्लास को रिकॉल कर रहे थे, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट क्या है कि डायरेक्ट बर्नौली इक्वेशंस को ही सर्च करेंगे, और हमारे जो स्टूडेंट भी हैं वो भी डायरेक्ट इसी टॉपिक से स्टार्ट करेंगे पढ़ना, क्योंकि यही सिलेबस में अब क्या स्टार्टिंग में सिलेबस फर्स्ट जो सिलेबस का पोर्शन है वो यहीं से है। इसके पहले जो होमोजीनियस पढ़ना था वो आपको 12th में पढ़ना था, लीनियर जो पढ़ना था वो 12th में पढ़ना था। क्योंकि चैप्टर यहीं से स्टार्ट हो रहा है इसलिए हमने थोड़ा सा लीनियर के बारे में रिकॉल किया है, हालांकि हमने लेक्चर में इंक्लूड किया हुआ है, पिछले वाले लेक्चर में इन सभी को अच्छे से डिस्कस किया हुआ है। बात समझ में आ रहा है? चलिए थोड़ा सा हम लोग और आगे बढ़ते हैं, क्योंकि अगर आपको पता है कि ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है y में। अगर इसी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में, चूंकि ये y में लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, अगर यहाँ पे y टू द पावर n रहे तब हम लोग क्या करेंगे? अगर ये चीज नहीं रहता तो आप क्या कह सकते हैं कि दिस इज लीनियर इन y। क्या कह सकते हैं कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, अगर ये नहीं रहता तब लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है y में, और अगर जैसे ही y टू द पावर n आ गया तब ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है। लेकिन तब इसका एक नया नाम हो जाता है, और इसी चीज को कहते हैं हम लोग बर्नौलीज इक्वेशन। क्या कहते हैं? बर्नौलीज इक्वेशन। तो बर्नौलीज इक्वेशन क्या है आप समझ पा रहे होंगे कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस का ही एक स्टेप आगे का है, कि यहाँ पे अगर y टू द पावर n हो, ये y टू द पावर n क्या है? y स्क्वायर हो सकता है, y क्यूब हो सकता है, y टू द पावर 4 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। बात आ रहा है समझ में? हाँ चलिए, तो यहाँ पे समझ पा रहे हैं कि यहाँ पे लीनियर इक्वेशन से एक आगे स्टेप। तो इस टाइप के डिफरेंशियल इक्वेशन को ही कहते हैं हम लोग बर्नौलीज इक्वेशन कहते हैं, और इसे सॉल्व कैसे करते हैं इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। ठीक है, अब आप थोड़ा सा ध्यान देंगे इस टाइप के डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए, अगर आप इस y टू द पावर n को यहाँ से किसी तरीके से रिमूव कर पाएं तब देखेंगे क्या ये लीनियर बन जाता है। और लीनियर तो आपने सॉल्व करना सीखा ही है। क्या होता है अगर लीनियर y में है तो y इंटू आई एफ इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू आई एफ प्लस सी। तो समझ पा रहे हैं हमारा मेन जो टारगेट होता है इस y टू द पावर n को यहाँ से रिमूव करना, और इस चीज को रिमूव करने के लिए क्या कर सकते हैं आप? सीधा सीधा डिवाइड कर दीजिए पूरे टर्म्स को। किस तरीके से करेंगे? चलिए सबसे पहले लिखिए आप, क्या लिखेंगे हम लोग? लिखिए, सबसे पहले लिखेंगे हम लोग यहाँ पे इस चीज का डेफिनेशन लिखते हैं कि बर्नौली इक्वेशन है क्या। एकदम आराम से नोट्स बनाते हुए चलेंगे। ठीक है, सिर्फ टॉपिक को समझना ही नहीं है, उसका प्रॉपर नोट्स भी होना चाहिए, और आप एग्जाम में, यूनिवर्सिटी एग्जाम में कैसे लिख पाए उस चीज़ को, इसका भी आपको आइडियाज होना चाहिए। तो सबसे पहले लिखेंगे क्या कि देयर आर इक्वेशन ऑफ द टाइप, लिखिए देयर आर इक्वेशन ऑफ द टाइप, देयर आर इक्वेशन ऑफ द टाइप dy by dx प्लस py इज इक्वल टू q इंटू वाई टू द पावर n। इसको रिलेशन नंबर 1 मान देंगे यहीं पे। इससे पहले क्या लिखना था? देयर आर इक्वेशन ऑफ द टाइप dy by dx प्लस py इज इक्वल टू q इंटू वाई टू द पावर n। रिलेशन नंबर 1 वेयर p एंड q आर, ये q है ना, q आर फंक्शन ऑफ x और कांस्टेंट। या तो p और q फंक्शन ऑफ x हो सकता है या फिर कांस्टेंट हो सकता है। आया बात समझ में? चलिए, अब आपको पता है कि इस टाइप के डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं हम लोग? लीनियर में कन्वर्ट करते हैं। बर्नौलीज को सॉल्व करने के लिए लीनियर में कन्वर्ट करेंगे, और लीनियर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे? इस y टू द पावर n जो यहाँ पे, अभी जब एग्जांपल्स लेंगे तो ज़्यादा क्लियर हो पाएगा। अब इस पहला स्टेप क्या है कि इस y टू द पावर n को यहाँ से रिमूव करना। किस तरीके से रिमूव करेंगे? हम लोग लिखेंगे क्या यहाँ पे? लिखिए नाउ डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय y टू द पावर n। जब हम दोनों साइड y टू द पावर n से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे क्या बनेगा? देखिए तो 1 बाई y टू द पावर n बनेगा, इनटू, या फिर आप लिख सकते हैं नाउ मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 1 अपॉन y टू द पावर n। ठीक है, या फिर सीधा सीधा डिवाइड्स बोथ साइड्स बाय y टू द पावर n। तो डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे क्या बन गया भाई? dy बाई dx प्लस p इंटू वाई डिवाइडेड बाई y टू द पावर n इज इक्वल टू q इंटू वाई टू द पावर n डिवाइडेड बाई y टू द पावर n। मेन हमारा टारगेट था इसको रिमूव करना, तो y टू द पावर n y टू द पावर n क्या हो गया? कैंसल होके बना 1, तो 1 को हम यहाँ लिखेंगे नहीं, आप समझ सकते हैं। थोड़ा सा और आ गया ये, हम इसी चीज़ को क्या लिख सकते हैं? 1 बाई वाई टू द पावर n dy बाई dx प्लस, ये आपको पता है y का पावर ऊपर कुछ नहीं है तो 1 है। बात समझ में आ रहा?
चूंकि पावर कुछ नहीं रहता है किसी टर्म्स का, तो 1 ही है। अब ये 1 अगर नीचे आता है तो आपको पता है p डिवाइडेड बाई वाई टू द पावर n पहले से है। अब ये y आता है तो y का पावर जो ऊपर +1 था -1 हो जाएगा, आपको पता होना चाहिए। और आपको पता है कि अगर बेस सेम तो पावर ऐड होता है, और जैसे ही ऐड होगा तो यहाँ n है और यहाँ -1 है, और ऐड होगा तो क्या बन जाएगा y n - 1। और यहाँ पे क्या है आपका जी, इधर q है इस साइड। यह बात क्लियर हुआ? हाँ, अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए, क्या ये डिफरेंशियल इक्वेशन लीनियर बन चुका है? तो ये भी डिफरेंशियल इक्वेशन अभी लीनियर नहीं है। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होने के लिए क्या होना चाहिए था आपके पास, dy/dx प्लस py इज इक्वल टू q। मतलब क्या कि इस dy/dx जो डिफरेंशियल कोफिशिएंट है, मीन्स कि y का जो डेरिवेटिव है x के रिस्पेक्ट में, इसका जो कोफिशिएंट है वो 1 होना चाहिए। और y का कोफिशिएंट कुछ भी हो सकता है, p फंक्शन ऑफ x हो सकता है, कांस्टेंट हो सकता है, यहाँ पे कुछ हो सकता है, बट इसका कोफिशिएंट 1 होना चाहिए। देखेंगे हम dy/dx का कोफिशिएंट ये चीज़ है, तो ये आखिर कैसे रिमूव होगा? अभी हम लोग क्वेश्चन करेंगे तो समझ में आ रहा है। बट हम एक अगर आर्बिट्ररी बात कर रहे हैं तो किस तरीके से हमारा मेथड कह सकते हैं, मेथड क्या कहता है, इस चीज़ के लिए हम लोग बात करें। अगर एग्जाम में आ जाता है कि डिस्कस बर्नौलीज इक्वेशन एंड इट्स सॉल्यूशन, तब हम क्या कर सकते हैं, समझ आ रहा है बात? तो देखिए क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे अगर थोड़ी देर के लिए बात की जाए, इस चीज़ को हम सब्स्टिट्यूट कर दें, यहाँ पे जो p के साथ है 1/y टू द पावर n-1, अगर हम इस चीज़ को सब्स्टिट्यूट कर दें, देखिए हम डायरेक्ट अब आप लोग लिख सकते हैं, अगर हम लोग इस चीज़ को सब्स्टिट्यूट कर दें, लिखिए, फिर देखिए लिखिए पुट y टू द पावर n-1 इज इक्वल टू z। क्या किए, 1/y टू द पावर n-1 जो था उसको हम z मान लिए। इस चीज़ को हम थोड़ा सा और आपको बता दें, क्या हम इस चीज़ को ऐसा लिख सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पे n-1, ये n-1 पावर, अगर ये चीज़ टोटल ऊपर जाएगा तो क्या होगा, ये जो प्लस में n है वो ऊपर गया, -n जो माइनस में 1 है वो प्लस हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है जो नीचे से ऊपर जाता है तो पावर चेंज हो जाता है, पॉजिटिव टू नेगेटिव एंड नेगेटिव टू पॉजिटिव। अब इधर क्या है भाई, आपका z है, और आपको पता है कि जब भी हमने सब्स्टिट्यूशन करना है तो हम डिफ्रेंशिएशन करते हैं। तो जैसे ही जब हम इसका इस टर्म्स का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो आप यहाँ क्या लिख सकते हैं जी, सो दैट जब ये चीज़ आप सब्स्टिट्यूट करेंगे तो डिफ्रेंशिएशन करना होगा, आपको पता होना चाहिए चीज़ें। तो डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो पावर क्या भाई, -n+1 पावर आगे, और जो टर्म्स है y के पावर जो -n+1 है उससे एक कम। ये आपको पता है बेसिक रूल है। बेसिक रूल क्या कहता है, अगर x टू द पावर n का डिफ्रेंशिएशन रहे तो क्या होता है, अगर इसका डिफ्रेंशिएशन करना पड़े तो क्या होगा, पावर आगे फिर पावर से एक कम, यही ना। तो पावर हमारे पास जो था वो आगे कर दिए, और जो पावर है उससे एक कम करेंगे, तो जो पावर था हमारे पास एक कम करेंगे तो +1 -1 कैंसिल आउट हो जाएगा और खत्म हो जाएगा। अब आपको पता है कि dy है, सॉरी यहाँ y है, तो y का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, dy/ds अकॉर्डिंग टू चेन रूल, है ना। चेन रूल के अकॉर्डिंग इसका डिफ्रेंशिएशन किए और y का डिफ्रेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में, ठीक है। अब आइए, अब राइट साइड में आपके पास क्या है जी, dz/dx। क्यों, क्योंकि आपके पास z है तो z का डिफ्रेंशिएशन dz/dx। क्लियर है। अब जरा ध्यान दीजिए, थोड़ा सा हम और सॉल्व करते हैं इस चीज़ को। और सॉल्व हम क्या कर सकते हैं, ये चूंकि y टू द पावर -n ऊपर है तो इस चीज़ को हम अगर ऐसा करें, क्या हम इस चीज़ को ऐसा लिख सकते हैं, 1/y टू द पावर n, चूंकि ऊपर में था y टू द पावर -n, वो नीचे जाकर क्या होगा, 1/y टू द पावर n होगा। क्लियर है बात। हाँ, अब थोड़ा सा हम और सिंप्लीफाई करें, ये चीज़ आप लोग नीचे वाला स्टेप अलग अलग स्टेप करके लिख सकते हैं, हम डायरेक्ट उसी में समझा रहे हैं आपको। हम ये चीज़ जो यहाँ पे मल्टीप्लाई में है, इस मल्टीप्लाई को अगर उस साइड भेज दे तो क्या हो जाएगा, डिवाइड में जाएगा, क्या हो जाएगा, ये -n+1, ये टोटल जो आपका इधर मल्टीप्लाई में है यहाँ चला गया तो क्या हो जाएगा, 1/-n+1, और यहाँ पे क्या था, dz/dx। क्या मैम दिख रहा है, फायदा क्या हुआ इससे, फायदा ये हुआ कि जो आपको यहाँ पे दिख रहा था, ये जो टर्म्स दिख रहा था अब चेंज कर जाएगा। तो अब हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे दिख रहा है कैमरे में, देखिए, तो अब हम लिखेंगे नाउ वी हैव, देखिए इसका वैल्यू क्या आया है, जरा ध्यान दीजिए। तो देखिए dz/dx डिवाइडेड बाई दिस, हम डायरेक्ट हम यहाँ से लिख देते हैं, क्या लिखेंगे, हाँ डायरेक्ट हम लोग लिख दे क्या, देखिए 1/1 - n लिख सकते हैं क्या। देखिए हम इस चीज़ का वैल्यू निकाल कर रखे हैं, कहाँ पे, इस चीज़ का वैल्यू निकाल कर रखे हैं क्या, 1/1 - n, चूँकि ये पॉजिटिव है पहले लिख दिए 1 - n इंटू dz/dx, तो 1/1 - n इंटू dz/dx
dx। उसके बाद इसका वैल्यू है p और इसका वैल्यू क्या है z, क्योंकि 1 बाई वाई टू द पावर n माइनस 1 को हमने z माना था, तो pz लिख सकते हैं। कैसे लिखे समझ में आया? देखिए 1 बाई वाई टू द पावर n माइनस 1 को हमने z मान रखा था, देखिए तो इस चीज़ का मतलब z और ये p है, तो zp हो गया। और इज इक्वल टू जो q था वो q रह गया। अभी भी देख पा रहे कि अभी भी ये z में लीनियर नहीं है। लीनियर कब होगा? जब ये चीज़ इधर से कोफिशिएंट 1 होगा। तो कोफिशिएंट 1 कब होगा? जब हम लोग पूरे टर्म्स को मल्टीप्लाई कर दे किससे? इस वाले टर्म से। इस चीज़ को यहाँ से हटाना है तो क्या कर देते हैं हम इस चीज़ 1 माइनस n से मल्टीप्लाई कर देते हैं दो बोथ साइड्स को। आपको पता है किसी भी टर्म से बोथ साइड्स आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो जैसे ही बोथ साइड मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ जैसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ क्या बचेगा? सिर्फ dz बाई dx बचेगा। और यहाँ पे क्या बचेगा? 1 माइनस n इंटू पी जेड। और इधर क्या बचेगा आपका? 1 माइनस n इंटू क्यू। देखिए तो अब ये अपना क्या हो गया? तो लिखेंगे विच इज लीनियर इन, लीनियर ये किस में है? लीनियर इन जेड। और उसके बाद जैसे ही ये लीनियर हो गया तो इसका सॉल्यूशंस क्या हो जाएगा? एंड देयरफॉर द जनरल सॉल्यूशंस इज इसका जो जनरल सॉल्यूशन होगा वो क्या होगा? इसका जो जनरल सॉल्यूशन होगा वो होगा z इंटू आई एफ इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q की जगह पे पूरा टर्म्स है तो अब q डैश दे दीजिए, है ना, इंटू आई एफ और d आपका x है प्लस c। तो ये अपना हो गया सॉल्यूशन, जहाँ पे आई एफ जो होगा इंटीग्रेटिंग जो फैक्टर होगा वो क्या होगा? इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो होगा वो होगा e टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ p डैश x, p डैश dx। क्यों p डैश? क्योंकि ये टोटल मिला करके p डैश बनेगा। समझ में आ रहा बात? तो ये था हमारा ये कह सकते हैं ये अपना मेथड था। अब इसके बाद हम लोग इस मेथड से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे जो आपके एग्जाम्स में आए हुए हैं। तो चलिए अब हम लोग इससे रिलेटेड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स देखते हैं। चलिए तो आपके सामने एक प्रॉब्लम है dy बाई डी एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स इज इक्वल टू वाई स्क्वायर। यहाँ पे समझ पा रहे हैं ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है आपको लीनियर के जैसा लग रहा होगा पर ये डिफरेंशियल इक्वेशन बर्नौलीज इक्वेशन है। क्यों बर्नौली इक्वेशन है? क्योंकि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे ये y का पावर 2 है। हमने सीखा था अभी कि dy बाई डी एक्स प्लस पी एक्स इज इक्वल टू क्यू इंटू में अगर y टू द पावर ये एक्स्ट्रा टर्म आ जाए तो यही लीनियर इक्वेशन क्या कहलाता है? ये लीनियर तो एक्चुअल में नहीं है लेकिन हम लोग लीनियर में कन्वर्ट करते हैं तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन बर्नौलीज इक्वेशन कहलाता था। अगर आप ध्यान देंगे तो यहाँ पे भी ये वही चीज़ लिखा हुआ है। y अपॉन एक्स को क्या लिख सकते हैं? 1 बाई एक्स इंटू वाई। और इसको आप क्या लिख सकते हैं? 1 इंटू वाई स्क्वायर। तो ये आपका क्या टर्म हो गया? q वाला टर्म्स हो गया। ये क्या टर्म्स हो गया आपका? हाँ ये टर्म्स हो गया आपका p। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं जी? देखिए हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं, देखिए लिखेंगे क्या? हेयर p इज इक्वल टू क्या? 1 अपॉन एक्स, q इज इक्वल टू 1 एंड y टू द पावर n इज इक्वल टू क्या? वाई स्क्वायर। ये चीज़ हम लोग क्या कर रहे हैं जी? सॉल्यूशन में कर रहे हैं। तो आपको पता है कि बर्नौली में क्या करते हैं हम लोग? जो एक्स्ट्रा टर्म्स है यहाँ से इसको रिमूव करते हैं। तो क्या लिखेंगे? डिवाइडिंग देखिए क्या मिलेगा? यहाँ पे मिलेगा y टू द पावर 2 इंटू यहाँ पे 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स जो एज इट इज रहेगा। यहाँ पे क्या होना है अपना? 1 बाई एक्स है इंटू वाई भी है, इसको y अपॉन एक्स जो था वही रहने देते हैं। 1 बाई वाई स्क्वायर ये हम मतलब वाई स्क्वायर से डिवाइड कर रहे हैं तो यहाँ पे y बाई एक्स था। तो देखिए आप एक पावर और यहाँ से y कैंसिल आउट इज इक्वल टू यहाँ पे क्या बन गया? 1। क्यों? क्योंकि हम वाई स्क्वायर से डिवाइड कर रहे हैं। वाई स्क्वायर को वाई स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा वैल्यू। और थोड़ा सा आगे आते हैं हम लोग 1 बाई वाई स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स। यहाँ पे क्या हो गया है? प्लस 1 बाई वाई इंटू या फिर 1 बाई एक्स वाई और इज इक्वल टू क्या? 1। कैसे 1 बाई एक्स वाई? आप समझ पा रहे हैं यहाँ पे? तो अब देखिए इसके बाद हाँ हमारा जो रिजल्ट है हम क्या करते हैं इसके बाद? आपको पता होना चाहिए कि यहाँ इसके बाद हम लोग करते हैं कि जो कोफिशिएंट होता है किसका? x वाले टर्म्स, जो यहाँ का जो y का जो ये है टर्म्स, इसको क्या हम लोग मान लेते हैं u या z या जो भी एक नया टर्म्स मानते हैं। तो हम लोग यहाँ पे डायरेक्ट क्या लिखेंगे? हम डायरेक्ट लिखते हैं, फिर समझाते हैं आप लोगों को। पुट 1 बाई वाई इज इक्वल टू क्या? आपको पता है 1 बाई वाई को हम लोग क्या मान लेंगे? भी मान लेंगे।
चलिए इसके बाद हम डायरेक्ट लिखते हैं। तो आपको पता है कि जैसे आप डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो 1/y का डिफ्रेंशिएशन -1/v मतलब y का स्क्वायर इंटू dy/dx। आपको पता है कि इसका डिफ्रेंशिएशन यही आना है ना। 1/x का डिफ्रेंशिएशन -1/x स्क्वायर होता है और v का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है जी, dv/dx होता है। अभी हम लोग कुछ और प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे, तो जो भी डाउट्स होगा आपका वो वहाँ पे क्लियर होगा अगर यहाँ पे डाउट रहता है तब। चलिए तो यहाँ पे आपको पता है कि हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं। देखिए तो अगर जैसे ये चीज़ हम पुट करते हैं तो ऐसा आता है, इसका मतलब यहाँ से हमें फ़ायदा क्या हो रहा है, ये सब्स्टिट्यूशन करने से ये लीनियर में चेंज हो जाएगा। क्या होगा देखिए तो हम इस चीज़ को क्या लिख सकते हैं, इस चीज़ को अगर ये माइनस हम उस साइड कर दें तो क्या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं कि ये चीज़ को हम -dv/dx लिख सकते हैं, -dv/dx। और यहाँ पे क्या हो जाएगा जी आपका, ये हो गया, इसको हमने v मान रखा था तो क्या हो गया, ये 1/x इंटू v हो गया। अब देखिए इज इक्वल टू क्या आपका 1 है, दैट ये हम आंसर करते हैं। ठीक है, अब थोड़ा सा इसको और सॉल्व कर ले, सबको उस साइड कर दे तो क्या होगा, ये चीज़ साइन चेंज कर सकते हैं आप, dv/dx -1/x इंटू v इज इक्वल टू 1। कैसे किए हम लोग, सबका साइन हम लोग चेंज कर दिए। ठीक है, आपको पता है जैसे कि इसको हम लोग क्या कर दिए, उस साइड कर दिए, उसको इधर ले आए तो यहाँ पे भी साइन क्या हो जाएगा माइनस। यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि क्या कर दिए, इस साइड वाले का भी साइड चेंज, सॉरी साइन चेंज, और इधर का भी साइन चेंज। तो ये नेगेटिव से पॉजिटिव हो गया, पॉजिटिव से नेगेटिव, पॉजिटिव से नेगेटिव। ये अपना जो इक्वेशंस 2 है, सॉरी इक्वेशंस जो आपका 1 है, ये क्या हो गया, विच इज़ लीनियर इन v। तो क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, आप थोड़ा सा ये करके लिख दीजिए, विच इज लीनियर इन v। तो ये अपना जो इक्वेशंस आ गया लीनियर इन v आ गया। तो चलिए अब हम लोग इस चीज़ को सॉल्व कैसे करते हैं। आप सभी को पता होगा कि अगर लीनियर v में आ गया तो हम लोग क्या लिखेंगे, नाउ इन लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने का तरीका भाई इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालिए। इंटीग्रेटिंग फैक्टर आपको पता है e⁻p dx। तो आपको पता है यहाँ पे p dx नहीं होगा, p के साथ, हाँ p यहाँ पे p की जगह पे 1/x है और dx तो होगा ही, तो 1/x क्या dx। आपको पता है इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, e⁻log x, और log ये log एक्सपोनेंशियल कैंसिल आउट, फाइनली क्या बचना है, x बचा। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर यहाँ पे क्या आ गया, x आ गया। तो देयरफॉर या दैट लिखिए, द जनरल सॉल्यूशंस ऑफ 1 is given as v। चूंकि लीनियर v में है तो यहाँ पे क्या होगा, v इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर और dx प्लस कॉन्स्टेंट c। डायरेक्ट हम आंसर लिखें, डायरेक्ट v का वैल्यू भाई v की जगह पे v ही रहता है। आपको पता है इंटीग्रेटिंग का वैल्यू जो है वो है, इंटीग्रेटिंग जो फैक्टर है आपका, इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो है वो हम लोग क्या कर रहे हैं थोड़ा सा, अच्छा इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो है यहाँ पे अगर ध्यान देंगे तो हम इस इक्वेशंस को देख करके 1/x लिख दिए थे, यहाँ पे e⁻1/x लिख दिए थे हम, कहाँ देख करके, ये चीज़। बट हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन जो है लीनियर वाला वो ये है, तो इसका वैल्यू क्या होगा, यहाँ पे हो रहा है -x। देखिए तो ध्यान से, थोड़ा सा यही चीज़ होता है कि अगर नोट्स साथ में रहे तो रिकॉर्डिंग में गलती नहीं होता। तो क्या है यहाँ पे जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर में ध्यान देंगे तो p की जगह जो वैल्यू है वो -1/x है, तो -1/x तो क्या होगा, वैल्यू भी होगा इंटीग्रेशन में माइनस बाहर, 1/x का इंटीग्रेशन log x। और आपको पता है कि माइनस, इस माइनस को आप -1 लिख सकते हो और माइनस इस x का पावर में जाएगा तो क्या होगा, x का पावर -1, और तब log और e कैंसल तो x का पावर -1 बचेगा। और यही चीज़ क्या, x का पावर ऊपर में -1 है तो अगर नीचे जाता है तो क्या बन जाएगा 1/x। तो ये अपना बना इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या हो गया 1/x, बात समझ में आया। अब फिर q की जगह पे 1 है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर की जगह पे 1/x है और dx है और प्लस इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट c। अब देखिए इस चीज़ को आपको पता है कि v को भी ही रहने दीजिए, 1/x है और इसका क्या इंटीग्रेशन हो गया log x और प्लस c। अब आपको पता है v एक्चुअल में हमारा जो क्वेश्चन था वो x और y के टर्म्स में था। देखेंगे यहाँ पे अगर क्वेश्चंस को देखेंगे तो x और y के टर्म में था, तो हमने क्या करना है, जो हमने सब्स्टिट्यूशन करा था v को 1/y, तो क्या कर दीजिए यहाँ पे लिख दीजिए 1/y इंटू 1/x। ये अपना जो है यहाँ पे क्या log x प्लस c, क्या लिख दीजिए, ये हो गया 1/xy इज इक्वल टू log x प्लस c। तो ये क्या लिख सकते हैं, तो विच इज रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। तो ये अपना सॉल्यूशंस हो गया।
चलिए तो थोड़ा एक हम लोग एक और अच्छा सा प्रॉब्लम आप लोग लिखिए, हम बता रहे हैं। ठीक है ठीक है ठीक है, चलिए एक अच्छा सा प्रॉब्लम आप लोग और लिखिए। हाँ एक अच्छा सा प्रॉब्लम लिखिए, इसको रफ कर देते हैं। ठीक है, थोड़ा सा अच्छे से हम इस चीज़ को साफ कर लेते हैं। चलिए ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आप लोग समझ पा रहे होंगे किस तरीके से बर्नौली इक्वेशंस को हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन है हमारे पास। ये क्वेश्चन है जी, सॉल्व dy बाई डी एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू ई टू द पावर माइनस एक्स, सॉरी x माइनस वाई है डायरेक्ट। तो सबसे पहले ध्यान देंगे, यहाँ कैमरा में दिख रहा है क्या? देखिए इस टाइप के डिफरेंशियल इक्वेशंस को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन बर्नौली इक्वेशंस में है। क्यों बर्नौली इक्वेशंस में है? अगर आप थोड़ा सा ध्यान दें तो यहाँ पे ये जो e टू द पावर x है, और इसी चीज़ को अगर आप ध्यान देंगे तो आप इसी चीज़ को क्या लिख सकते हैं? सबसे पहले ध्यान दीजिए, क्या लिखेंगे हम लोग? दी गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन कैन बी रिटन एज क्या भाई? dy बाई डी एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू ई टू द पावर एक्स इंटू ई टू द पावर माइनस वाई, ई टू द पावर माइनस वाई। आपको पता है हम इस चीज़ को अलग अलग ब्रेक कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं? क्योंकि यहाँ पे बेस सेम तो पावर ऐड, और जैसे ही ऐड होगा तो सेम बन जाना है। हम इस चीज़ को ब्रेक कर सकते हैं, आपने पढ़ा होगा क्लास 5-6 में। और थोड़ा सा ध्यान देंगे तो ये अब क्या बन गया आपका? सेम वही आपका जो हमने बर्नौलीज में पढ़ा था कि dy बाई डी एक्स प्लस पी एक्स प्लस क्यू इंटू वाई टू द पावर एन। चूँकि वाई टू द पावर एन एक्चुअल में क्या होता था? फंक्शन ऑफ वाई होता था। और ये भी देखेंगे तो ये एक्सपोनेंशियल भी फंक्शन ऑफ वाई को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। तो हम डायरेक्ट यहाँ पे क्या करेंगे? डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय ई टू द पावर माइनस वाई, या फिर थोड़ा सा हम लोग और सिंप्लीफाई कर लें, इसी चीज़ को लिखिए, दैट इज dy बाई डी एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू ई टू द पावर एक्स डिवाइडेड बाई ई टू द पावर वाई। जो कि ई टू द पावर माइनस वाई का मतलब होता है कि वो नीचे आएगा तो ई टू द पावर प्लस वाई होगा। और आपको पता है कि यहाँ पे आपको क्या करना होगा? इस टर्म्स को हटाना होगा, तभी जाके ये लीनियर बनेगा। तो क्या करेंगे हम लोग? ऑन मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स ई टू द पावर वाई से मल्टीप्लाई कर देते हैं, आपका रिजल्ट आ जाएगा। ऑन मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाई ई टू द पावर वाई वी गेट, या ई टू द पावर अच्छे से लिखिए वाई, वी गेट क्या मिलेगा हमें? देखिए तो ई टू द पावर वाई इंटू dy बाई डी एक्स प्लस ई टू द पावर, यहाँ पे भी y हो जाएगा क्योंकि टर्म्स जब मल्टीप्लाई होगा तो दोनों से होगा। और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका? सिर्फ बचेगा ई टू द पावर x। अब जरा ध्यान दीजिए, हम यहाँ पे डायरेक्ट लिखें, हम यहाँ पे क्या सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं? हाँ ठीक है, हम लोग यहाँ पे क्या सब्स्टिट्यूट करें? आपको पता है कि हमने अगर अभी जो मेथड हमने सीखा उसी मेथड में हमने देखा कि जो यहाँ पे p का कोफिशिएंट होता था, सॉरी जो y का कोफिशिएंट या कांस्टेंट का कोफिशिएंट जो होता था उसी को हम लोग सब्स्टिट्यूट करते थे। तो यहाँ पे कांस्टेंट या p का p क्या? p एक्चुअल में फंक्शन ऑफ x या कांस्टेंट, यहाँ पे कांस्टेंट है। तो क्या करेंगे हम लोग? क्या पुट करेंगे? पुट ई टू द पावर y इज इक्वल टू क्या? z। तो आपको पता है ई टू द पावर y जैसे ही z हो गया तो हम सब्स्टिट्यूशन करेंगे, सॉरी डिफरेंशिएशन करेंगे तो ई टू द पावर y का ई टू द पावर y, और y का डिफरेंशिएशन dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या? dz अपॉन dx। अब देख पा रहे हैं इसका वैल्यू आ गया ये, इसका वैल्यू आ गया z, विच इज लीनियर इन क्या? विच इज लीनियर इन z। तो दिस इम्प्लाई दैट देयरफॉर, ये इस चीज को हम क्या लिख सकते हैं? इसको नाम दे दीजिए a, रिलेशन नंबर a। तो देयरफॉर फ्रॉम a वी हैव, इस चीज के बदले क्या हो गया? देखिए तो इस चीज के बदले हो गया आपका dz बाई, दिख रहा है कैमरे में, dz बाई dx, और इसका वैल्यू अभी भी हमने z माना है, और इसका वैल्यू क्या है भाई? कुछ भी नहीं है, इसको रिलेशन नंबर 1 मान दीजिए, यही है विच इज लीनियर इन z। तो लिख दीजिए
विच इज लीनियर इन जेड। तो अब आपको पता है कि जैसे ही ये लीनियर हो गया, आप लोग एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जैसे ही ये लीनियर हो गया तो लीनियर का सॉल्यूशंस करने के लिए आपको पता है इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं, इंटीग्रेटिंग फैक्टर के बाद जनरल सॉल्यूशन लिखते हैं हम। तो चलिए अब हम लोग आते हैं, थोड़ा सा हम इस चीज़ को रफ कर रहे हैं यहाँ पे इसका सॉल्यूशन करने के लिए। लिखिए डायरेक्ट हम आंसर लिखे क्या, अगर यहाँ हम बात करें तो लिखेंगे क्या जी, हेयर p इज इक्वल टू कितना है 1 है, क्योंकि कॉफिशिएंट ही 1 होता है, आपको पता है ये चीज़ देखिए। तो dy बाई डी एक्स प्लस p इंटू वाई इज इक्वल टू क्यू, जो जिसमें वो लीनियर है उसका कॉफिशिएंट ही p कहलाता था। तो z में लीनियर है तो z का कॉफिशिएंट p कहलाएगा, p का वैल्यू कितना है 1 है, q का वैल्यू कितना है e टू द पावर x है, देखिए। तो देयरफॉर इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो होगा वो क्या होगा e टू द पावर 1 dx, फाइनल कितना है e टू द पावर dx, इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर आना है। तो देयरफॉर जनरल सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 1 इज क्या होगा, y यहाँ पे तो z होगा ना, z में लीनियर है तो z इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, मतलब कि e टू द पावर x इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q, q की जगह पे क्या है e टू द पावर x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर मतलब e टू द पावर x, क्लियर बात, dx प्लस इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट। देखिए z इंटू e टू द पावर x ही रह गया, ये आपको पता है क्या बनेगा e टू द पावर x का स्क्वायर, चूंकि सेम टर्म्स में मल्टीप्लाई हो रहा है, आपको पता है कि e टू द पावर x का स्क्वायर है, तो आपको पता है कि पावर पावर आपस में मल्टीप्लाई होता है, तो फाइनली क्या आ जाना है e टू द पावर 2x आ जाना है प्लस c। आपको पता है इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो e टू द पावर 2x डिवाइडेड बाई 2 प्लस c। तो अपना ये क्या हो गया, आंसर हो गया, ये 2 है और ये z है। तो अब आपको पता है z का वैल्यू हम लोग सब्स्टिट्यूट करेंगे, z का वैल्यू क्या था e टू द पावर y था, तो फाइनल क्या आ गया e टू द पावर y e टू द पावर x इज इक्वल टू e टू द पावर 2x डिवाइडेड बाई 2 प्लस c, विच इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। ठीक है, तो विच इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। ठीक है, तो यहाँ पे आप चाहें तो बेस सेम तो पावर ऐड भी कर सकते हैं, किया गया है हमारे बुक्स में। तो x e टू द पावर x प्लस वाई इज इक्वल टू e टू द पावर 2x e टू द पावर 2x डिवाइडेड बाई 2 प्लस c। तो ये अपना ये भी सॉल्यूशन है, ये भी सॉल्यूशन है, किसी को भी आप लिख सकते हैं। तो ये था, अब हम लोग कुछ और प्रॉब्लम देखेंगे अगले क्लास में।